हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज़ ये आपका पूरा बेसिक कवर करता है। यानी आप बायोलॉजी का कौन सा भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर का कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा। जब आप ये अच्छे से करेंगे तो आपको हर चैप्टर आसान लगने लगेगा। जेनेटिक्स जैसे टॉपिक आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर इसके वेटेज की बात करें तो इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 8 से 12 मार्क कैरी करेगा। यही इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से कर लेना। आप एक बेसिक बात समझ लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट क्या होता है? सेल होता है कि नहीं। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है और ये ऑर्गन 2 या उससे ज़्यादा ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली हमारा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि सेल क्या होता है। तो सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना सेल के कंप्लीट नहीं हो सकता। ये एक फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है। यानी अगर आपको कोई कहे कि किसी लिविंग और नॉन लिविंग में आप डिफ्रेंशिएट करिए तो आप क्या कहेंगे कि लिविंग है तो उसके अंदर सेल होना ज़रूरी है। अब सेल की क्या होता है? 2 खासियत होती है सेल की। पहली क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। सेल जो है हमारा वो कैपेबल है, किस चीज़ के लिए कैपेबल है? कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। और सेकंडली वो क्या कर सके? सेल शुड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी ये दोनों चीज़ें अगर किसी के अंदर है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और अपने लाइफ के सभी एसेंशियल फंक्शन उसके अंदर पूरे करने के लिए कैपेसिटी हो। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास कई सारे सेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये बेसिक 2 टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप यूनिसेलुलर की बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं? अमीबा पढ़ते हैं। और मल्टी सेलुलर की बात करें तो ह्यूमन। यानी इसमें और सारी भी एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया एग्जाम्पल? यूनिसेलुलर के लिए अमीबा और मल्टी सेलुलर के लिए ह्यूमन बींग्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? एक साइंटिस्ट के नाम याद रखना है। क्या नाम था उनका? नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार सेल को देखा और उसे डिस्क्राइब किया। यानी किसी लाइव सेल को उन्होंने डिस्कवर किया, उसके बारे में रिसर्च की। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई सेल है तो उसको प्रेजेंट कैसा करे। इसके लिए कई सारे लोगों ने अपने अपने ख़यालात रखे, अपनी अपनी बात रखी। इसी के बीच एक सेल थ्योरी आई। वो सेल थ्योरी क्या कहती है? तो आइए सेल थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। सेल थ्योरी में हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे। एक थे मैथियास शेल्डन साहब और दूसरे थे शॉन साहब। मैथियस शेल्डन साहब ने क्या कहा? सबसे पहले देखते हैं वो कहाँ से थे। वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक बोटैनिस्ट थे। आपको ये याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैथियास शेल्डन साहब ने 1838 में क्या कहा? उन्होंने प्लांट पर रिसर्च की और उन्होंने कहा कि प्लांट डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं और वो सेल क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं।
शेरिडन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड दे मेक द टिश्यू। और उसी वक्त 1 साल बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, थियोडोरे शॉन। ये कहाँ से थे, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है और इन्होंने एनिमल पर रिसर्च की, यानी ये जूलॉजिस्ट है। 1839 में 2 बातें कही। वो क्या कही, पहली बात तो ये थी कि उन्होंने कहा कि एनिमल के पास एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे हम आज के दौर में क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, थिन आउटर लेयर को। और दूसरी बात ये कही कि सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, यानी सेल वॉल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने ये 2 बातें कही। ये दोनों ने अपनी अपनी बातें तो रख दी, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं कहा कि जो सेल होता है वो असल में आ कहाँ से रहा है, यानी उसका ओरिजिन क्या है, न्यू सेल जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो नए सेल है वो कहाँ से आते हैं, दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी इन्होंने इसे क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो नए सेल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल है उससे नए सेल बनता है। ये जो स्टेटमेंट है ओमनी सेलुला ई सेलुला, आप इसे याद रखिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो किसने दिया, रोडोल्फ वर्चू साहब ने। तो अभी फाइनली सेल थ्योरी में क्या क्या बातें बताई गई कि इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है। क्या मिलता है, इससे हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहली बात कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, यानी सेल से बना हुआ है और सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है। और सेकंडली कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने कहा, रोडोल्फ वर्चू साहब ने। तो सेल थ्योरी का यही कंक्लूजन निकला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वो कहाँ से बने हैं, सेल से बने हैं और सेल प्रोडक्ट से बने हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। आपको ये दोनों सेंटेंस अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो अभी हम सेल का ओवरव्यू देखते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के सेल होते हैं, एक सेल प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, प्लांट और एनिमल देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं। प्रोकैरियोट्स उसे कहते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और यूकैरियोट में जो है सो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसीलिए हम इसे यूकैरियोट्स कहते हैं। अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे ह्यूमन चीक सेल का। तो सबसे पहले हमारा जो है ह्यूमन सेल कैसा होता है इसे समझिए। हमारे पास सबसे पहले तो क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। यह है जैसो क्या है, साइटोप्लाज्म है पूरा। उसके बाद न्यूक्लियस रहेगा जो कि कैसा रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। क्यों, क्योंकि हम यूकैरियोट्स है। साथ में क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और साथ में दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहेंगे। जैसे प्लांट रहा तो क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, गोल्गी बॉडी रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा और कई दूसरे अदर ऑर्गेनेल्स रहेंगे। तो ये एक बेसिकली ओवरव्यू है एक सेल का। अब हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती है।
यहाँ कहा गया है कि साइटोप्लाज्म जो है सो इट इज़ द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अरीना यानी मैदान या फील्ड। इट इज़ मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यानी यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होंगी वो कहाँ होने वाली है, हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। और दूसरी क्या चीज़ें होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो सेल को ज़िंदा रखती है, लाइव रखती है। अगर वो ना हो रिएक्शंस तो सेल क्या होगा, डेड हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनेल आर नथिंग बट दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लाइसोसोम, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। ये सब कैसे हैं, ये सब ऑर्गेनेल है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है। और आप यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोट में भी रहेगा, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पर। ये तो बात हो गई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से थे। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको राइबोसोम याद रखना है, उसके बाद आपको सेंट्रोसोम याद रखना है। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये हम देखेंगे आगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अब जो हम सेल की बात कर रहे हैं वो साइज़ में, शेप में और एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की क्या खासियत है कि वो स्मॉलेस्ट सेल है, यानी माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल एग्जिस्टिंग। कितना होता है उसका साइज़, उसका साइज़ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। जबकि बैक्टीरिया का साइज़ कितना रहने वाला है, बैक्टीरिया का साइज़ आपका बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। यानी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होता है। और माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको दूसरी क्या बात याद रखनी है कि वो विदाउट सेल वॉल होते हैं। यानी आपको माइकोप्लाज्मा की 2 चीज़ें याद रखनी है, एक कि वो स्मॉलेस्ट सेल है और दूसरी कि वो विदाउट सेल वॉल होते हैं। ठीक है, अब हमने स्मॉलेस्ट सेल की तो बात कर ली, लेकिन एक लार्ज सेल कौन सा होता है, यानी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। यानी आपको 2 चीज़ याद रखना है, सबसे छोटा सेल किस में होता है, माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये बात की हमने इसके साइज़ के। लेकिन अगर हम अब शेप देखें तो शेप में भी हमें कई सारे जैसे वैरायटीज़ दिखेंगे। जैसे ये देखिए, आपका जो सेल होता है वो कैसा हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है ना, पॉलीगोनल हो सकता है, ये पॉलीगोनल। उसके बाद क्या हो सकता, क्यूबॉइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये कॉलमनार हो सकता है, और इर्रेगुलर टाइप का होता है ना। और कहीं भी दूसरे सारे शेप आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब हमने एक बेसिक आइडिया हासिल किया है सेल का। अब हम अलग अलग करके दोनों भी सेल को, यानी प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को देखने वाले हैं।